वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय बाकरीवाल शुरू करने जा रहा हूं। आज हमारी कंप्यूटर की सूचना साइट के जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, वो क्लास आज हम उसका पार्ट सेकंड करेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट कल कर लिया था, उसी पार्ट फर्स्ट का मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हमने देख लिया है। एक बार मैं आपको वापिस से रिकॉल करवा देता हूँ सभी चीजें। यहाँ पे पहली ये सीपीयू था हमारा। इस सीपीयू में एक रैम भी होती है। रैम और सीपीयू दोनों को मिलाकर जो कहा जाता है, ये डायग्राम मैंने आपके लिए पहले ही बना दिया है ताकि रिवीजन क्लास के अंदर हमारा ज्यादा टाइम खराब ना हो। देखिए, जब सीपीयू और उसी के साथ में रैम दोनों को मिलाकर अगर हम कहते हैं, ये होता है हमारा सिस्टम यूनिट। इसी में जो रैम है हमारी, इस रैम को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। ये मैं पिछली क्लास का हल्का सा रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि जो हमारी आज की क्लास होने वाली है वो पीछे वाली क्लास के साथ लिंक होकर चलेगी। अगर आपको पीछे वाली क्लास नहीं याद है या आपको उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो आप पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद में आप इसका सेकेंड क्लास का रिविजन कीजिए। दूसरा हमारा एएलयू और सीयू। एएलयू हमारी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, जो अंकगणितीय और तार्किक जितने भी इकाइयां होती है उन सबका एग्जीक्यूशन करती है। तो ये किस काम में आती है? एग्जीक्यूशन के। दूसरी जो हमारी कंट्रोल यूनिट है सीयू, इसको हम कोऑर्डिनेटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो एएलयू का कार्य होता है वो होता है एग्जीक्यूशन करना। सीयू का जो कार्य होता है वो होता है कोऑर्डिनेट करना, मींस डाटा को फेच करना, डाटा को रीड करना, निष्पादन करने का कार्य, निर्देशों को, डाटा को, ये सारा काम, और सिग्नल फॉर एग्जीक्यूशन के लिए देना, जनरेट करना सिग्नल को, वो सारा कार्य किसका होता है? सीयू का। इसके बाद में हमने रजिस्टर सेट नहीं पढ़ा था, रजिस्टर सेट आज हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको इसी के साथ वाला डायग्राम पहले आपको क्लियर कर रहा हूं। इसी के साथ में देखिए, ये सिस्टम यूनिट हो गया हमारा, जिसमें सीपीयू और रैम आती है। कोऑर्डिनेटर हो गया, एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास एएलयू है। और रजिस्टर के जो सेट होते हैं, आज वो कौन कौन से सेट होते हैं, सेट में कौन कौन और किस किस प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं, उनका कार्य क्या होगा, उनका यूजेस क्या होगा, वो कहाँ कहाँ यूज आएंगे, उनकी स्टोरेज जो इकाइयां हैं वो कैसे कैसे होंगी, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे यहाँ पे। इससे पहले आप एक चीज देखिए, जो सीपीयू के लिए एक परिभाषा है, सीपीयू की जो स्पीड है वो मेन मेमोरी के आकार तथा कैश मेमोरी, जो कैश मेमोरी होती है उसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। कैश मेमोरी कौन सी होती है और क्या काम होता है उसका। कैश मेमोरी की साइज पर निर्भर करती है। ये सीपीयू के लिए एक परिभाषा के रूप में है, जिसमें आपको पता होना चाहिए जो सीपीयू की स्पीड होती है वो उसकी जो मेन मेमोरी होगी यानी हमारी रैम, और जो कैश मेमोरी होगी उसकी साइज पर डिपेंड करती है। आगे चलते हैं। इसके साथ में अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज से जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा हमारा रजिस्टर। रजिस्टर्स को पढ़ने से पहले एक चीज हमें देखनी है कि जो मेन मेमोरी होती है हमारा सीपीयू हो गया और रैम हो गई, ये दोनों जिस जगह पे होते हैं वो होता है हमारा मदरबोर्ड। तो थोड़ा सा जानकारी आपको मदरबोर्ड के बारे में भी होनी चाहिए। जैसे देखिए, मदरबोर्ड में मैंने आपको कल बताया था, ये जो होता है ये पार्ट होता है हमारा सीपीयू, और इसी पार्ट को सीपीयू सॉकेट बोला जाता है। अभी अगर ये ब्लैंक है तो इसका मतलब है ये सीपीयू सॉकेट है हमारा, और इसी सॉकेट के ऊपर सीपीयू को लोकेट किया जाएगा। इसी के आगे चलते हैं। यहाँ पर
ये DDR3, DDR4, DDR2 इस प्रकार की कुछ रैम्स आती हैं जो अलग अलग स्टोरेज में होती है, जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। ये सभी मेमोरी के स्लॉट्स हैं जो आप रैम लगाएंगे। इसी के साथ में हमारे कुछ पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स हम आगे भी पढ़ेंगे, इन पोर्ट्सों के बारे में, कौन कौन से पोर्ट होते हैं, किस किस प्रकार के पोर्ट हैं ये सभी। इसके आगे चलते हैं। ये मदरबोर्ड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस मदरबोर्ड के ऊपर आने वाली जितने भी पोर्ट्स हैं, ये सभी पोर्ट्स हम आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। पहले हमारा जो कार्य है वो है सीपीयू के तीनों पार्ट्स को क्लियर करना, जिसमें मैंने आपको एएलयू कंप्लीट करा दिया है, सीयू कंप्लीट करा दिया। अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है रजिस्टर सेट। रजिस्टर सेट शुरू करते हैं। रजिस्टर रजिस्टर की कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। रजिस्टर का यूज क्या होता है, क्या कार्य है। रजिस्टर जो होता है वो वर्तमान में निष्पादन किए जाने वाले डेटा, निर्देश में इंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं, तथा एड्रेस को स्टोर करने का कार्य होता है, स्टोर करता है। रजिस्टर क्या करता है, हमारे जितने भी डेटा होंगे, निर्देश होंगे, एड्रेसेस होंगे, उन सभी को स्टोर करेंगे। तो रजिस्टर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है हर चीज के लिए। जैसा भी कोई डेटा होगा, उस डेटा को किस प्रकार के रजिस्टर में रखा जाएगा, निर्देश के लिए, एड्रेसेस के लिए, इन सभी के लिए जिन जिन प्रकार के रजिस्टर्स की हमें जरूरत होगी, उन सभी रजिस्टर्स को अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्रत्येक रजिस्टर के बारे में हमें जानते हुए चलना है। यहां से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं नॉर्मली। जो सीपीयू के विभिन्न कार्य होते हैं जितने भी, उन सभी के लिए रजिस्टर का यूज होता है। शुरुआत करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर टॉपिक के साथ। टाइप्स ऑफ रजिस्टर। जब बात रजिस्टर की हो रही है तो रजिस्टर द्वारा जितना भी स्टोरेज लिया जाएगा, तो उस स्टोरेज के लिए आपको पहले एक बात समझनी होगी कि जो आपकी 1 बाइट होती है वो 1 बाइट कितने बिट स्टोर करती है, वो करती है 8 बिट। ये हमें जब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मली सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए, और अभी तक ये बात आपने अच्छे से पढ़ ली होगी। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसके साथ में एक और चीज है जिसके उनको कंफ्यूजन होता है, जैसे एक निबल में कितने बिट होते हैं। एक निबल में होते हैं 4 बिट। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ से 1 बाइट में 8 बिट स्टोर होती है एवं एक निबल में 4 बिट स्टोर होती है। 8 बिट होगी जिनकी आप अगर एड्रेसिंग दिखाना चाहते हैं तो एड्रेसिंग आप इस प्रकार से दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट का आपका एक रजिस्टर होगा। तो इस तरह से हम बांटते हैं। 1 बाइट को हम 8 बिट के रजिस्टर में रखा जाता है। अब देखते हैं आपके रजिस्टर्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखिए आपका जो पहला रजिस्टर होने वाला है वो है MAR। MAR की फुल फॉर्म जो होती है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है आपका वो कितनी बिट स्टोर करता है? वो करता है आपका 12 बिट। तो MAR आपका किस प्रकार का रजिस्टर है? एक 12 बिट रजिस्टर है, यानी कि वो 12 बिट तक का अपना स्टोरेज रखेगा। जैसा कि नाम आपको पता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो ये क्या स्टोर करने वाला है? ये करेगा एड्रेस को स्टोर। मींस जो भी इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट होने वाला है उस एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन की लोकेशन जो होगी उस लोकेशन को ही हम एड्रेस कहेंगे, और वो एड्रेस जो होगा वो MAR का पास रहेगा। इसके आगे चलते हैं। सेकेंड आपका जो रजिस्टर है वो है MBR, और MBR को ही हम साथ में MDR भी कहते हैं। जैसे MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, MDR की फुल फॉर्म होती है मेमोरी डाटा रजिस्टर। इनके बारे में डिटेल जानकारी हम आगे भी लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स बता रहा हूं। ये हमारे दो रजिस्टर हो चुके हैं। इसके अगला है जो हमारा वो है थर्ड रजिस्टर है हमारा PCR। PCR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। फोर्थ है आपका AR। AR होता है हमारा अक्यूमुलेटर रजिस्टर। अगला है हमारा फिफ्थ IR रजिस्टर, जो होता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये जितने भी रजिस्टर्स हैं इनके आंसर्स आपको आसानी से याद होने चाहिए, क्योंकि इनका जो आंसर होने वाला है वो इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है। आपको अगर बात पता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ये, इसकी फुल फॉर्म भी अगर आपको याद है तो आपको पता हो जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने वाला रजिस्टर है, यानी कि जो आने वाले जो निर्देश होंगे इंस्ट्रक्शन होंगे उनको होल्ड करेगा। आगे है हमारा फिफ्थ हो गया। सिक्स है हमारा IO register, means input output register। यहां तक आपको पूरे 6 रजिस्टर आपको समझ में आ चुके होंगे। एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूं। पहला रजिस्टर है हमारा MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दूसरा है हमारा MBR और MDR, दोनों इसी में होते हैं, बफर रजिस्टर और मेमोरी डाटा रजिस्टर। इससे अगला है हमारा PCR प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, फोर्थ है हमारा AR अक्यूमुलेटर रजिस्टर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सिक्स है हमारा इनपुट आउटपुट रजिस्टर। शुरू करते हैं आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना
कि कौन से रजिस्टर का कार्य कैसा होगा, वो कितनी बिट स्टोर करेगा, उसका उपयोग कहां होगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले रजिस्टर के साथ। पहला रजिस्टर है हमारा MAR। MAR की फुल फॉर्म आपको बता दी गई है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आप फुल फॉर्म पीछे देखते रहिएगा। इसकी जो बिट स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो होती है 12 बिट। एड्रेसेस आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ वो इस तरीके से होगा कि आपको अभी के अभी याद हो जाए और एग्जाम टाइम पे आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसे MAR हो गया, मैं साथ के साथ 3 रजिस्टर ले रहा हूँ। पहला हो गया, यहाँ दूसरा है हमारा जो हमने पढ़ा है MBR एवं MDR। ये भी जो अपना स्टोरेज लेता है रजिस्टर वो है 12 बिट। पहले में भी 12 बिट है, दूसरे में भी 12 बिट हो गया हमारा। थर्ड है हमारा PCR। PCR हमारा हो गया प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इसमें भी आपको 12 बिट की कैपेसिटी होगी। ये 3 जो आपके रजिस्टर हैं, तीनों में आपके पास 12 बिट 12 बिट 12 बिट ये आपका रजिस्टर रहने वाला है। MAR रजिस्टर क्या करेगा, होल्ड द एड्रेस। क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करेगा। जो आपकी एक्टिव मेमोरी सेल्स होते हैं या एक्टिव मेमोरी जो लोकेशन होती है उस मेमोरी को ये होल्ड करने का कार्य करता है, यानी कि होल्ड एक्टिव मेमोरी लोकेशन। सक्रिय मेमोरी लोकेशन को ये होल्ड करता है। इसी में हमारा MAR जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, जब ये एक्सेस करता है डाटा को तो ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के द्वारा ये लोड किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें लोड बाय प्रोग्राम काउंटर। इसके आगे आता है हमारा सेकेंड MBR MDR मीन्स मेमोरी बफर रजिस्टर और MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर। ये भी 12 बिट रजिस्टर का एक रजिस्टर है। 12 बिट का जो MBR होता है वो डाटा को स्टोर करता है। यानी कि मेमोरी लोकेशन जो होती है, मेमोरी लोकेशन से डाटा रीड करने के लिए हमारे पास MDR यूज में आता है। इसी के आगे है हमारे पास PCR प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करता है, जो नेक्स्ट एड्रेस होता है उस नेक्स्ट एड्रेस पे जो निर्देश होता है उसको लोड करने के लिए काम में लिया जाता है। Holds the address of next instruction. Holds the address of next instruction. यहां तक क्या हमारे 3 रजिस्टर हो चुके हैं कंप्लीट। अगला है हमारा फोर्थ है हमारा AR रजिस्टर मीन्स एक्यूमुलेटर रजिस्टर। AR एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, होल्ड्स द डाटा टू बी ऑपरेट। जो डाटा ऑपरेट होने वाला है उसको होल्ड करता है। होल्ड
the data to be operated. जो डाटा ऑपरेट किया जाना है उसको होल्ड करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। इसी के अलावा जो अक्यूमुलेटर होता है वो जो मुख्य परिणाम होते हैं या मध्यस्थ जो डाटा होता है, मध्यस्थ जो रिजल्ट होते हैं, मध्यस्थ रिजल्ट और मध्यस्थ रिजल्ट और प्रोसेसिंग आउटपुट को रखता है। यह हमारा हुआ अक्यूमुलेटर रजिस्टर। अगला है हमारा आईआर रजिस्टर। आईआर मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? होल्ड द इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश होते हैं उनको होल्ड करने का कार्य करता है। होल्ड द इंस्ट्रक्शन मीन्स वर्तमान में निष्पादन किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को रखता है। ये जो दोनों रजिस्टर हैं, पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा था 3 रजिस्टर थे हमारे पास, एमएआर, एमडीआर और एमबीआर। इसके अलावा एक पीसीआर। वो तीनों रजिस्टर अपनी 12 बिट कैरी करते हैं, जबकि ये दोनों 16 बिट का रजिस्टर होते हैं। ये 16 बिट काउंट करते हैं अपने 16 बिट। और आईआर भी अपनी 16 बिट रखता है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से कि कौन सा रजिस्टर कितनी बिट कैरी करता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों 16 बिट के हैं। इसके आगे चलते हैं। अगला है हमारा इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इनपुट आउटपुट जो रजिस्टर होता है वो 8 बिट का रजिस्टर होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि 8 बिट ये इनपुट के लिए है, ये आउटपुट के लिए है। जब भी इनपुट के लिए कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन रीड किया जाता है तो इनपुट रजिस्टर 8 बिट का डाटा कैरी करता है, एवं आउटपुट जब रिजल्ट आना होता है तब वो 8 बिट का रजिस्टर अपना रिजल्ट स्टोर करता है आउटपुट के लिए। यहां तक हमारे 6 इनपुट आउटपुट रजिस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको एक बात पता होगी कि जब भी हम किसी चीज को इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें प्राप्त होता है, इसका मतलब ये है कि वो एक कम्युनिकेशन बना रहा है। तो ये दोनों रजिस्टर जो यूज होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? कम्युनिकेशन बनाने के लिए। कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यहां तक कि हमारे 6 के 6 रजिस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
ये हमारे अच्छे रजिस्टर कंप्लीट हो गए। अब आगे है हमारे पास अगला हमारा टॉपिक जो है वो है इनपुट आउटपुट। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारी डिवाइसेस देखेंगे हम एक एक। और मदरबोर्ड मैंने आपको पीछे करा ही दिया है। ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में से हमने ALU के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है, CPU हमने कंप्लीट किया है और रजिस्टर आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ALU और CPU के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आपको पार्ट फर्स्ट देखना होगा। आज हमने पार्ट सेकंड में रजिस्टर कंप्लीट किया है। यहाँ से हमारा जो CPU होता है वो CPU हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अब हम रैम होती है, रैम के लिए मैंने आपको बताया है मदरबोर्ड पर दो प्रकार की, दो अलग अलग रैम लगा सकते हैं आप। ये स्लॉट होते हैं, DDR स्लॉट होते हैं, इनको DDR स्लॉट बोला जाता है। DDR में भी इनके वर्जन होते हैं अलग अलग। DDR जैसे कि 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये रैम के वर्जन होते हैं अलग अलग। अब जो हम बात करेंगे वो मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी पोर्ट्स होते हैं, ये सभी पोर्ट्स अलग अलग, इन पोर्ट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड के बारे में हो गई बात। अब हम बात करेंगे इसके पोर्ट्स के बारे में। मदरबोर्ड पे हमारा जो पहला पोर्ट आता है वो है USB पोर्ट। मैं आपको इमेज यहां लेकर समझाता हूं। जैसे कि ये हमारी इमेज है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों जो पोर्ट हैं ये है USB पोर्ट। USB पोर्ट, इन्हें हम, इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। इसी पोर्ट को हम प्लग एंड प्ले पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। प्लग एंड प्ले, लगाओ और चलाओ, प्लग एंड प्ले। ये हमारी USB पोर्ट है। आपने कई बार देखा होगा, आपका जो PC होगा, लैपटॉप होगा, उसके ऊपर आपके पास यहाँ पे 4 USB स्लॉट आपको मिल जाएंगे। इसके आगे हमारे पास आता है HDMI स्लॉट। इस स्लाइड में भी HDMI स्लॉट दे नहीं रखा है, एक HDMI स्लॉट और आता है इस प्रकार से। यह हमारा HDMI स्लॉट होता है। HDMI स्लॉट की फुल फॉर्म देखते हैं हम। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये जो HDMI केबल है या फिर जो पोर्ट बना हुआ है, ये पोर्ट रिप्लेस करके आया है किसे? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर VGA। पहले जो चला करते थे वो होते थे हमारे पोर्ट VDU और VGA। ये हमारे डिस्प्ले पोर्ट हुआ करते थे, डिस्प्ले पोर्ट। ये ओनली डिस्प्ले कराने के काम में आते थे। अब इसकी जगह रिप्लेस करके आने लग गए हैं, अब है HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट जो होता है वो वीडियो तो करता ही है, साथ में ऑडियो भी लेकर चलता है। यानी कि अब ऑडियो एंड वीडियो के लिए, दोनों के लिए हम किस पोर्ट का यूज करते हैं? वो है हमारा HDMI पोर्ट। VDU और VGA पोर्ट के बारे में हम आगे और भी जानकारी लेंगे। इसके आगे आ जाओ। इसके आगे हमारे पास
इस पोर्ट को बोला जाता है ईथरनेट पोर्ट। इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। अभी मैं आपको मदरबोर्ड में बता देता हूं कौन कौन से पोर्ट कौन कौन से होते हैं। ये लैन पोर्ट है, इसके साथ में एक ये रहा, एक ये है, ये भी हमारे लैन पोर्ट है। यहां पर हमारे पास ये जो ग्रीन कलर में आपको ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है हमारा वीडियो या विजुअल वीडियो ग्राफिक्स एरे, जो पहले डिस्प्ले कराने के लिए यूज में लिया जाता था। आजकल इसकी जगह HDMI केबल्स आने लग गई। यहीं पे हमारा ये एक स्लॉट और दिखाई देगा आपको। ये पुराने टाइम पे जो कीबोर्ड और माउस चला करते थे पैरेलल में, उनके लिए यूज होने वाले पोर्ट थे ये, फॉर माउस एंड कीबोर्ड। यहां तक कि ये पोर्ट हो चुके हैं हमारे, और ये हमारी पावर सप्लाई है। आगे चलते हैं, इन पोर्ट्स के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। पहला हमारा पोर्ट है USB पोर्ट। USB पोर्ट, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पीछे भी बताई है, वापस लिख देता हूं। यूनिवर्सल, फुल फॉर्म के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इसलिए फुल फॉर्म को आप अच्छे से याद करें। यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। दूसरा हमारा पोर्ट था HDMI पोर्ट। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसके बाद में हमने पढ़ा है थर्ड, जिसके स्थान पर HDMI पोर्ट आया है, वो है हमारा VGA। मीन्स आप V की जगह विजुअल भी आपके एग्जाम में आ सकता है, एवं वीडियो भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। वहां V से विजुअल भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। GA के लिए आप लिखेंगे विजुअल ग्राफिक्स एरे। विजुअल ग्राफिक्स एरे। फोर्थ है हमारा सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट जो होता है हमारा, वो पुराने जो मॉडेम हुआ करते थे उनको एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाता था। पुराने मॉडेम को जोड़ने के लिए। अगला है हमारा पांचवा पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट हमारे पास जो प्रिंटर्स और स्कैनर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। कनेक्ट करने के लिए। अब आपसे एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, जैसे प्रिंटर जो होते हैं, स्कैनर, वो किस प्रकार के पोर्ट में कनेक्ट किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रिंटर और स्कैनर पैरेलल पोर्ट में यूज किए जाते हैं। पुराने जो मॉडेम्स होते हैं वो सीरियल पोर्ट में, और इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है बाकी की। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो पोर्ट था हमारा वो है ईथरनेट पोर्ट। पांच हो गए, छठा है हमारा ईथरनेट पोर्ट।
इथरनेट पोर्ट को ही हम लैन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे नेट कनेक्टिविटी यूज की जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है नेटवर्क केबल कनेक्ट करने के लिए। इस पोर्ट पे नेटवर्क केबल जोड़ने के लिए। नेटवर्क केबल जोड़ने के लिए। अगला है हमारा 7th PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट कहाँ यूज में आता है हमारे पास? PS2 पोर्ट हमारे जो प्लग स्टेशन माउस होते हैं, प्लग स्टेशन पे माउस के रूप में। इसके अलावा जो पुराने कंप्यूटर्स हैं, उन पुराने कंप्यूटर्स में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए। पुराने कंप्यूटर में माउस एंड कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए। अगला पोर्ट है हमारा 8th सॉकेट, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑडियो जैक। आपने देखा होगा कई बार आप स्पीकर चलाने के लिए ऑक्स केबल, AUX केबल आप यूज में करते हैं। वो ऑडियो जैक वाला जो पोर्ट होता है, वहीं पर वो ऑक्स केबल कनेक्ट की जाती है, उसी को हम सॉकेट या ऑडियो जैक के नाम से जानते हैं। इसे माइक्रोफोन या स्पीकर्स कनेक्ट करने के लिए। इसके अगला जो हमारा पोर्ट है वो है MIDI। अब तक हमारे 8 पोर्ट हो चुके हैं। अगला है हमारा 9th पोर्ट है हमारा MIDI। MIDI पोर्ट फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो MIDI है, म्यूजिकल से आपको पता चल गया होगा, मीन्स ये वाद्य यंत्रों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मीन्स जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको सबको पीसी से कनेक्ट करने के लिए आपके पास MIDI पोर्ट की जरूरत होगी। आप कह सकते हैं कि वाद्य यंत्रों को जोड़ने के लिए। इसके आगे आ जाइए, 10th है हमारा SCSI। SCSI की फुल फॉर्म है आपकी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम
इंटरफेस। ये क्या करता है, जो बाह्य डिवाइसेस होती है यानी कि जिन डिवाइसेस को आप पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इसे यूज में लिया जाता है, बाह्य डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। बाह्य डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, या ऑप्टिकल सीडीज आया करती हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, ड्राइव्स। ये कुछ पोर्ट हुए हमारे। यहां तक हमारे मदरबोर्ड पर आने वाले सभी पोर्ट्स क्लियर हो गए हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपके लिए सीपीयू के ऊपर जितने भी डिवाइसेस, जितने भी यूनिट्स या पोर्ट्स जो कनेक्टेड होते हैं, उनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है आपसे। मैं कुछ फुल फॉर्म बताने जा रहा हूं आपको। जैसे पहली फुल फॉर्म, आप भी साथ के साथ जवाब दीजिएगा मुझे। पहली है हमारे पास सीमोस। सीमोस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री 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 मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आप सीमोस की फुल फॉर्म आपने हो सकता है पढ़ी हुई हो, आपको याद भी होगा, लेकिन सीमोस कई स्टूडेंट्स को अभी भी पता नहीं है सीमोस होता क्या है। आपने अगर मदरबोर्ड देखा है कभी खोल के, तो मदरबोर्ड पर हमारे पास एक जगह होती है जहां पर एक सेल लगाया जाता है। उसी सेल को हम सीमोस के नाम से जानते हैं। ये जो सेल होता है, ये सेल, इस सेल का कार्य क्या होता है, जैसे आप पीसी बंद कर देते हैं और काफी समय तक आप पीसी को ऑन नहीं करते हैं सिस्टम को, तो आपका जो सिस्टम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, तो भी उसका डेट और टाइम, जब भी आप पीसी ऑन करेंगे वो आपको करंट का टाइम और डेट आपको शो करता है। उस करंट का डेट और टाइम को मैनेज करने का जो कार्य होता है वो सीमोस का होता है। सीमोस उसे इंटरनली पावर सप्लाई देते रहता है कंटिन्यूअस। कई बार सीमोस जो होता है हमारा सेल, वो डिस्चार्ज भी होता है, इसीलिए आपका जो पीसी है उसका डेट और टाइम फॉर्मेट कई बार पीछे चला जाता है और आपको उसे अपडेट करना होता है बार बार। अगर आप सीमोस सेल चेंज करते हैं तो आपका टाइम और डेट हमेशा एक्यूरेट होता है। यहां तक आइए आपको बात समझ में, सीमोस किसे कहते हैं, सीमोस का यूज क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला जो हमारा है वो है एसएमपीएस। सेकेंड एसएमपीएस। एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। आपने देखा होगा कई बार एसएमपीएस क्या करता है, मोड स्विच कर लेता है जब पावर सप्लाई होती है उसके टाइम पे अपने आप को। थर्ड है हमारा पीएसयू। पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट।
इन फुल फॉर्म्स को आप 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएंगे। पावर सप्लाई यूनिट PSU। अगला है हमारा फोर्थ है हमारे पास बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है हमारे पास फोर्थ फिफ्थ है आपके पास पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आपने कई बार पीसी चलाया होगा तो आप देखते होंगे शुरू में जब पीसी ऑन होता है वहीं पे हमें डॉस प्रॉम्प्ट भी दिखता है जो ब्लैक स्क्रीन में आता है। वहीं पे आपने कई बार देखा होगा सिस्टम चेक करता है कि उससे जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट है उन सभी को वो कनेक्टिविटी से चेक करता है कि वो सभी कनेक्ट है या नहीं है। तो इसी के लिए ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। वो पहले सिस्टम खुद ही को चेक करता है कि उसकी पावर सभी डिवाइसेस को मिल रही है या नहीं। तो ये है हमारा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहां तक हमारी कुछ मदरबोर्ड से जुड़ी हुई और सीपीयू से जुड़ी हुई कुछ फुल फॉर्म्स हो गई। अब इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले आपको मैंने सीपीयू के अंदर सीपीयू, एएलयू और सीयू बताने के बाद में मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी बताई है यहाँ पे रैम। इसके बाद में मैंने आपको सेकेंडरी मेमोरी बताई थी हार्ड डिस्क। थोड़ी सी जानकारी इनके लिए लेते हैं हम जो आपके आगे जाने पर काम में आएगी, इसलिए इनकी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि रैम और यहां है हमारे पास एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है? मदरबोर्ड के ऊपर। सेकेंडरी मेमोरी हम बाहर से एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है। और इस स्टोरेज डिवाइस को हम किस नाम से जानते हैं? वो है हार्ड डिस्क। अब इसमें कई स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन जरूर होता है कि कौन सी मेमोरी स्थायी है, कौन सी मेमोरी अस्थायी है, वोलेटाइल किसे कहते हैं, नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं। आपको पहले तो एक बात समझनी है, दो चीजें होती हैं, एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। रैम को हमें याद करना है, रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल। इसे रटने की जरूरत नहीं है वरना आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। मैं समझा रहा हूं, इसको ऐसे ही समझना है आपको। रैम वोलेटाइल होती है, इतना सा याद कीजिए। अब आपको कंफर्म हो गया कि ये वोलेटाइल है तो सेकेंडरी मेमोरी जो होगी आपकी वो नॉन वोलेटाइल होगी। दो ही प्रकार की मेमोरी होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, दोनों हो गए हमारे पास। अब जिसमें नॉन लिखा हुआ है तो हिंदी में इसी का जो अनुवाद होता है वो होता है स्थायी और अस्थायी। हमें क्या करना है, जिस पे नॉन लिखा हुआ है इसको हमें अस्थायी नहीं रखना, इसको करना है स्थायी। मींस अपोजिट लेके चलना है दोनों इंग्लिश वालों से। ये वोलेटाइल है तो यहां रखना है हमें अस्थायी। तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जो वोलेटाइल है वो उधर वाली नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी हो गई हमारे पास, वोलेटाइल के साथ अस्थायी होगा और नॉन वोलेटाइल के साथ स्थायी। कई बार क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, पढ़ने में आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको ये चीज समझा रहे हैं ताकि आपको आगे जब हम पढ़ेंगे इसको रैम को आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। यहाँ पर जो रैम होती है इस रैम की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है आपको बताना है। रैम की सबसे छोटी इकाई कमेंट करके जवाब दीजिएगा। रैम की सबसे छोटी इकाई
इसी प्रकार से आपको बताना है कि हार्ड डिस्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सबसे छोटी इकाई, कमेंट करके आपको जवाब जरूर देना है। अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं, रैम की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो है बिट, और इसी के आगे हार्ड डिस्क की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो है बाइट। जैसे कि मैंने पीछे आपको बता दिया था, बाइट मींस एक बाइट में हमारे पास कितने बिट होते हैं, 8 बिट। आपको याद रखना है, जो स्टोरेज होता है हमारा हार्ड डिस्क, उसकी सबसे छोटी इकाई है 1 बिट बाइट, और रैम की जो इकाई होती है सबसे छोटी वो है बिट। अगला चलते हैं हम, ये आपको छोटी छोटी सी चीजें बता रहा हूं क्योंकि अब जब हमारा नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक होने वाला है उसमें आपके लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जब हमने सीपीयू पढ़ लिया है तो सीपीयू का भी आपने देखा होगा, हम सीपीयू में कई बार मल्टी प्रोसेसर, सीरियल प्रोसेसिंग, बेच प्रोसेसिंग ऐसे नाम सुनते हैं, लेकिन हम इनको समझने में कंफ्यूजन हमें ज्यादा होता है। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। पहला, जैसे मल्टी प्रोसेसिंग, दूसरा है सीरियल प्रोसेसिंग, थर्ड है हमारे पास बेच प्रोसेसिंग। जो मल्टी प्रोसेसिंग होगी वो आपके मल्टी प्रोसेसर वहां पे होंगे और उनके द्वारा प्रोसेस होगा मल्टी प्रोसेसर। यानी कि एक डायग्राम अगर मैं आपको बनाकर समझाऊं, देखिए यहां से, जैसे ये हमारे पास हमारा जो सिस्टम यूनिट है उसमें कुछ प्रोसेस है हमारे पास। ये प्रोसेस है जैसे P1, एक प्रोसेस है हमारे पास P2, एक प्रोसेस है हमारे पास P3, एक है P4। तो इन 4 प्रकार की प्रोसेस है हमारे पास। यहां से कुछ इनपुट दिया गया है। अब जब ये 4 प्रोसेस है, इन 4 प्रोसेस जब प्रोसेस में आएंगी तो इनके आने से जो आपका प्रोसेसर है उस पर स्लो कार्य करने की उसकी जो स्पीड होगी वो धीमी होती जाएगी। इसीलिए इस स्पीड को, यानी कि प्रोसेसिंग की जो स्पीड है, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टी प्रोसेसर का यूज करते हैं। यानी कि सिंगल प्रोसेसर की जगह हम 2 सीपीयू यूज लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं यहां से हम CPU1 और CPU2, जो मैंने आपको शुरुआत में ही CPU समझाया था, वो CPU अब हम 2 लेंगे, तो CPU1 और CPU2। तो अब ये जो प्रोसेस होगा वो 2 अलग अलग भागों में बंटने की वजह से CPU की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी और जो हमें आउटपुट मिलेंगे वो जल्दी होंगे। यह हमारा हो गया मल्टी कोर। आई बात समझ में? यह है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। इसके आगे आपके पास है सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता है, वन प्रोसेस एट अ टाइम, एक समय में सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है, इसलिए इसे हम सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके आगे हमारा बेच प्रोसेसिंग। बेच प्रोसेसिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस
इन अ सिंगल बैच। कुछ प्रोसेस जैसे P1 हुआ, P2 हुआ, इन कुछ प्रोसेस को चुन के और उन प्रोसेस को एक बैच बनाकर एक बैच में उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसी को हम बैच प्रोसेसिंग का नाम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि एक होता है हमारे पास कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी जो होती है वो एक हाई स्पीड मेमोरी है। आपको ये बातें याद रखनी है। क्या है कैशे मेमोरी? हाई स्पीड मेमोरी है। आपसे मेमोरीज में कंपैरिजन करा के स्लो और फास्ट के क्रम में आपसे मेमोरी पूछी जा सकती है अलग अलग, जो हमने अभी जैसे प्राइमरी मेमोरी पढ़ी है, अभी हम कैश मेमोरी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे रजिस्टर हो गए, कुछ और मेमोरी होती है, उनमें आपको क्रम से चेक करवाया जा सकता है, इसलिए आपको क्रम वाइज भी अभी इनका ध्यान रखना है। हाई स्पीड मेमोरी है। इसी के साथ में अगर हम इनके क्रम की बात करते हैं तो क्रम में सबसे जो फास्ट स्पीड होती है वो होती है हमारे रजिस्टर की। रजिस्टर से जो कम स्पीड होती है वो होती है हमारे पास कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के बाद में हमारे पास आती है हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है रैम। इससे बिल्कुल स्लो जो स्पीड काम करती है वो होती है हमारे पास हमारी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क। जो आपकी कैशे मेमोरी होती है वो आपके सीपीयू और रैम, सीपीयू और रैम के बीच फास्ट एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए यूज में आती है। फास्ट एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए यूज में आती है। यह हमारा कैशे मेमोरी यहाँ तक खत्म हो गया है। यहाँ पर हमारा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर खत्म हो चुका है। अब हम जो बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लासेस में वो करेंगे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हमारी हैं और स्कैनर्स। इन तीनों की क्लास हम एक ही जगह लेंगे एक साथ, वो आपके कल के साथ ही आपकी क्लासेस खत्म कर दी जाएंगी। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आपके साथ कल के सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।